कुछ देर बाद ही मेरा निकाह था। मेरी अम्मा बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि मैंने अम्मा को ही कहा था कि आप ही मेरे लिए लड़की तलाश करें। मैं अम्मा का काफी फर्माबरदार बेटा जो था। अम्मा बहुत खुश थी। ये लड़की अम्मा की पसंद की थी, काफी दीनदार भी थी। हम दोनों एक दूसरे के आमने सामने बैठे थे। जब मौलवी ने हरीम से पूछा कि आपको ये निकाह कबूल है, मैं बहुत खुश था क्योंकि लड़की बहुत अच्छी थी। पर अगले ही पल जैसे ही उस लड़की ने मौलवी की बात का कोई जवाब ना दिया तो हॉल में मौजूद सभी लोग हैरान को नजरों से उस लड़की को देखने लगे। मेरा भी यही हाल था। कभी नहीं सोचा था कि वह ऐसे खामोश रहेगी। अगले ही पल हरीम वहां से उठ गई और कहने लगी, निकाह करने से पहले अपने होने वाले शौहर से अकेले में कुछ कहना चाहती हूँ। हर कोई बातें बनाने लगा कि देखो तो सही लड़की कितनी बेशर्म है, निकाह से पहले ही अपने होने वाले शौहर से मिलना चाहती है। इतनी भी क्या जल्दी है, निकाह के बाद बात हो जाती। लेकिन नहीं, उसे तो कोई शर्म हया ही नहीं है। पर मैंने लोगों को चुप करवा दिया कि अगर हरीम यही चाहती है तो मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं भी उसे मिलने के लिए तैयार हूँ। मैं हरीम के साथ एक कमरे में चला गया। ये एक छोटा सा कमरा था। हरीम मुझे जैसे ही अंदर लेकर गई तो जल्दी से उसने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। वो काफी ज्यादा नर्वस थी। मैंने उससे कहा कि देखो क्या बात है, तुम ठीक तो हो ना? हम पहले भी मिल चुके हैं पर तुम पहले तो इतनी नर्वस नहीं थी। कहने लगी कि बहुत जरूरी बात है, मैं तुम्हारी जिंदगी खतरे में नहीं डालना चाहती। मैं नहीं चाहती कि तुम जैसा अच्छा इंसान मेरे साथ निकाह करके बर्बाद हो जाए। तभी मैं तुम्हें अपनी सारी सच्चाई बताना चाहती हूँ कि असल में मेरे साथ क्या हुआ है। मैंने जैसे ही हरीम की बातें सुनी तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। कुछ देर पहले वाली खुशी तो मेरे चेहरे से एकदम गुम ही हो गई थी। मेरे चेहरे पर अब सिर्फ और सिर्फ गुस्से के तासुरात थे। मैं उसको बहुत गुस्से से देखकर घूर रहा था। जब वो कहने लगी कि ये बात किसी को भी मत बताना, ये बात राज ही रखना वरना मेरी जिंदगी तबाह हो जाएगी, मुझे अपनी माँ का ख्याल आया जिन्होंने अपनी आंखें की थी। और अब वो तो खुशी से फूले नहीं समा रही थी। एक तरफ अम्मा थी और एक तरफ ये लड़की थी जिसने मुझे अपनी अम्मा की कसम दे दी थी। उसका वो राज जानकर तो मेरे होश उड़ गए थे। कुछ देर बाद मैं फिर से अपनी जगह पर जाकर बैठ गया। वो भी उधर ही बैठ गई। मौलवी ने फिर से निकाह शुरू किया। किसी ने भी मुझसे ये ना पूछा कि लड़की ने मुझे क्या कहा। मेरे हाथ पांव कांप रहे थे। अम्मा को देखकर मैं मुस्कुरा देता पर अंदर से तो मेरा दिल टूट गया था। यूं मेरा हरीम से निकाह हो गया था। मैंने इतने ख्वाब सजाए थे कि अपनी बीवी से शादी की पहली रात प्यार भरी बातें करूंगा। मैं तो हरीम को दिल दे बैठा था। कभी सोचा नहीं था कि ये लड़की ऐसे निकलेगी। दिखने में कितनी मासूम थी, शक्ल व सूरत भी काफी भोली थी, हयादार थी, पर्दे की भी पाबंद थी। पर उसका वो राज जानकर तो मेरे दिल में उसके लिए नफरत पैदा होने लगी थी। निकाह के बाद रुखसती भी हो गई थी। सादगी से ही तो हमारी शादी हुई थी। हरीम मेरे कमरे में दुल्हन की तरह बैठी थी। जैसे ही उसे मैंने दुल्हन के रूप में बैठे हुए देखा तो गुस्से से चीख उठा कि इस सब का क्या मकसद है। तुम जानती हो ना कि तुमने मुझे क्या कहा था। तुम ये सब कुछ नहीं चाहती, फिर तुम ऐसे क्यों बैठी हो? तभी वो तड़प कर उठ गई और कहने लगी कि मुझे लगा तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए तुम्हारा दिल रखने के लिए मैं ऐसे बैठ गई थी। मैं गुस्से से दहाड़ने लगा पर जैसे ही होश आया कि अभी मेहमान घर पर ही मौजूद हैं तो मैंने खुद पर काबू पाया। अगले ही पल वो मेरे पास वो पेपर लेकर आ गई। मुझे अंदाजा भी नहीं था कि उसने आजादी की सारी तैयारियां की होगी। मेरे हाथ कांप रहे थे जब उसने मुझे पेन पकड़ाया और कहने लगी कि तुम्हें याद है ना, तुमने मुझसे कहा था कि तुम मेरा काम कर दोगे और मुझे आजाद कर दोगे। मैं हरीम को हैरानगी से देख रहा था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि वो इतनी खुदगर्ज होगी। फिर अगर वह ऐसा कदम उठा लेती तो मेरा सारा खानदान तबाह हो जाता। पर उसे तो इस बात की फिक्र ही नहीं थी। लेकिन मैं क्या करता। तभी फौरन मैंने उस पेपर पर दस्तखत करने का सोचा। फिर एक ख्याल के तहत उससे कहने लगा कि तुम ठीक है, ये पेपर अपने साथ ही रख लो, जैसे ही तुम्हारा दिमाग ठंडा होगा फिर तुम इन पर साइन कर देना। मैंने वो पेपर अपनी जेब में डाले और कमरे से बाहर निकल गया। घर में सब सो गए थे। मेरा दिल काफी बेचैन था। फौरन ही मैं टेरेस पे चला गया। अभी भी मैं यही सोच रहा था कि क्या करूं। क्या मैं हरीम को छोड़ दूं और वो कर दूं जिसका उसने मुझे कहा है? क्या वो सच कह रही थी? मुझे यकीन नहीं आया था कि मुझे इतना बड़ा धोखा मिला है। मेरी अम्मा तो इतनी भोली थी, अगर मैं उन्हें बता देता कि उनके साथ क्या हुआ है तो वो शायद सदमे से ही चली जाती। उनकी तबीयत तो वैसे भी खराब रहती थी। मैं नहीं चाहता था कि मैं अपनी माँ को इस सच्चाई का बता दूं कि हमारे साथ फ्रेब हुआ है। ये लड़की तो मेरी बीवी बनना ही नहीं चाहती थी, ये तो बस कुछ दिन के लिए मेरी बीवी बनी थी। मैं यही सोच रहा था जब मैंने अगले ही पल वो पेपर अपने सामने किया तो मुझे गुस्सा आने लगा। पर मैंने फैसला कर लिया था कि अगर हरीम यही चाहती है तो यही सही। कुछ देर बाद हरीम के पास गया। खुशी से चह कर कहने लगी कि मुझे पता था तुमने
वो काम कर दिया होगा। मैंने उससे कहा कि हाँ, आज से तुम आजाद हो। लगी कि मुझे पता था तुमने वो काम कर दिया होगा। मैंने उससे कहा कि हाँ, आज से तुम आजाद हो, जाओ, चली जाओ वहां जिधर तुम जाना चाहती हो। जब वो कहने लगी कि अगर मैं चली गई तो तुम अपनी अम्मा को क्या कहोगे और बाकी सब घर वालों को क्या जवाब दोगे, मैंने उससे तल्ख लहजे में कहा कि ये काम मेरा है, मेरा खानदान है, मैं उन्हें संभाल लूंगा, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें इतनी ही परवाह होती तो तुम ऐसा कदम बिल्कुल भी ना उठाती, बल्कि हमें पहले ही सारी सच्चाई बताती। हरीम का चेहरा मुरझा गया, पर फिर भी उसने अपना सारा सामान पैक किया और वहां से चली गई, जबकि यहाँ तो मैं टूट कर रह गया था। अब यही सोच रहा था कि घर वालों को क्या बताऊंगा जब अम्मा कल खुशी खुशी मेरे कमरे में नाश्ता लेकर आएंगी और फिर हरीम को तलाश करेंगी कि मेरे बेटे की नई जिंदगी का पहला दिन है। पर उन्हें क्या खबर कि उनके बेटे की जिंदगी तो बर्बाद हो गई है और ये बर्बादी की पहली मंजिल थी जो मैंने अबूर की थी। मेरी आंख लगी तो मुझे पत्नी बहू को तलाश करने लगी और बोली कि हाँ, वो वॉशरूम में होगी। कुछ देर बाद जैसे ही आ जाए तो कहना कि वो भी नाश्ता कर ले। मैंने अम्मा को कहा कि वो वॉशरूम से कभी नहीं निकलेगी। अम्मा कहने लगी कि पागल तो नहीं हो गई, ये कैसे बातें कर रही हो। जब मैंने कहा कि अम्मा किसी को भी मत बताना, वो कल रात हरीम की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, तभी वो अपने मायके जाने की बातें करने लगी। जब अम्मा कहने लगी आज तो वलीमा है, लोगों को क्या जवाब देंगे, मैंने अम्मा को कहा कि अम्मा कल कुछ ऐसा हुआ कि हरीम की हालत बहुत खराब हो गई थी। अब मैं मसनूई शर्माने लगा था। अम्मा मेरी बात का मतलब जान गई थी, तभी कहने लगी कि चलो ठीक है, उसकी बहनें वगैरह हैं, वो उसे संभाल लेंगी, लेकिन अब हम अपने खानदान वालों को क्या जवाब देंगे। मैंने उन्हें तसल्ली दी कि उन सबको बता दूंगा कि वलीमा आगे हो गया है क्योंकि लोकेशन में कोई खराबी आ गई थी। अम्मा कहने लगी कि तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ बंदोबस्त करती हूँ। यूं वक्ती तौर पर तो मैंने बात संभाली थी, पर अब मुझे काफी डर लग रहा था। मेरा नाम कामरान है, मैं अपनी अम्मा का इकलौता बेटा था। अब्बा मेरे बचपन में ही मैं अपनी अम्मा का इकलौता बेटा था। अब्बा मेरे बचपन में ही हमें छोड़कर चले गए थे। अम्मा ने मेरी परवरिश की थी। जब अम्मा मेरे रिश्ते की बात करती थी तो यही कहता था कि अम्मा मेरा रिश्ता तो आप खुद ही तलाश करना। यूं अम्मा ने मेरा रिश्ता तलाश किया और काफी नेक और पाकीज़ा लड़की से मेरा रिश्ता पक्का किया। जैसे ही मैंने उसकी तस्वीर देखी तो मैं उसका दीवाना हो गया। वो बहुत हसीन थी, उसका नाम हरीम था। वो बहुत ही खूबसूरत थी, नमाज की भी पाबंद थी। मुझे और क्या चाहिए था, मुझे तो यही चाहिए था कि मेरी नस्ल एक अच्छी औरत की परवान चढ़े। हरीम ने अब यही जिद की हुई थी कि मेरी शादी जल्द अज जल्द हो जाए। मुझे अम्मा हमेशा यही कहती है कि वो इतनी अच्छी लड़की है कि उसने तो कभी किसी लड़के को नजर उठाकर भी नहीं देखा होगा, लेकिन फिर भी अपनी तसल्ली के लिए मैं हरीम पर वक्ती तौर पर नजर रखता था। अम्मा से पूछता रहता था कि वो कहाँ गई थी, क्योंकि अम्मा की तो उससे मुलाकात होती रहती थी। अम्मा मुझे यही बताती थी कि वो तो शादी की तैयारियां कर रही है और बहुत ज्यादा खुश है। पर मैंने एक बात नोट की थी कि मैं जब भी उससे मिलता था तो उसका चेहरा मुरझाया रही है। तभी मैंने अम्मा से कहा कि अम्मा, मैं हरीम से कुछ देर अकेले में बात करना चाहता हूँ, क्या मुझे इससे बात करने की इजाजत है। अम्मा कहने लगी कि वो लोग बहुत दीनदार हैं, क्या पता इस बात को गलत समझे। फिर मैंने अम्मा से कहा कि अम्मा, आप बेशक मेरे साथ आ जाना, मुझे कोई मसला नहीं है, मैंने कोई ऐसी बात नहीं करनी कि वो सबसे छुपी हुई हो। अम्मा कहने लगी कि ठीक है। यूं अम्मा के साथ मैं हरीम से मिलने चला गया। पहली दफा मैंने उससे सवाल जवाब किए थे। मैंने उससे कहा था कि तुम इस शादी के लिए खुश तो हो ना। हरीम कहने लगी कि हाँ, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे तो ऐसे ही छोटा सा खानदान चाहिए था और मेरी होने वाली सास भी बहुत अच्छी है, फिर मुझे किस बात का शिकवा होगा। यूं मेरे दिल को तसल्ली हो गई थी। अम्मा गुस्सा हुई कि तुमने उससे कैसे सवाल किया है, भला कोई लड़की से ऐसे सवाल भी करता है। अम्मा को बहुत गुस्सा आया था, पर अब मेरा दिल तो बहुत ज्यादा मुतमईन हो गया था। लेकिन मैं कहाँ जानता था कि निकाह वाले दिन ही वो मुझे वो राज बताएगी जिसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिस लड़की को मैं अपना दिल दे बैठूंगा वो तो पहले से ही किसी और की होगी। हाँ, यही बात सच थी। उस रोज हरीम ने मुझे अपनी सच्चाई बताई थी। उसे सुनकर मेरे औसान खता हो गए थे। वो कहने लगी कि कामरान, मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे निकाह तो करने वाली हूँ, लेकिन इससे पहले ही मैं अपनी जिंदगी की एक बहुत बड़ी सच्चाई तुम्हें बताने वाली हूँ। मैंने जैसे ही उसकी बातें सुनी तो चौंक गया था। उसके बकौल उसका निकाह उसके बचपन में ही हो गया था। उसने मुझे अपनी सारी दास्तान सुनाई कि मेरे अम्मा अब्बा इस निकाह को मानते नहीं थे, पर मैंने तो अपना दिल उसी को दे दिया था। मेरा वो कजन था जो कि बाहर रहता था। मुझे किसी ने भी नहीं बताया
بتایا تھا کہ میرا نکاح اس سے ہوا ہے، اماں یہی کہتی تھی کہ تمہاری شادی ہم تمہاری پڑھائی کے بعد کریں گے، پر جب اچانک ہی میری کزن نے مجھے بتایا کہ میں شادی شدہ ہوں تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ میں اپنی اماں سے اب ایک ہی سوال کرتی تھی کہ میری شادی کس سے ہوئی ہے، پر وہ سختی سے مجھے چپ کروا دیتی کہ دیکھو بیٹیوں کے منہ سے ایسی باتیں اچھی نہیں لگتی، اپنا منہ بند ہی نہیں کسی سے یہ بات کہی۔ پر میرا شک تو یقین میں بدل گیا تھا۔ میں نے اپنی اسی کزن سے پوچھا جس نے مجھے میرا نکاح کا بتایا تھا کہ میرا نکاح کس سے ہوا ہے۔ جیسے ہی میری کزن نے کہا کہ تمہارا نکاح وسیم سے ہوا ہے جو کہ تمہاری پھپھو کا بیٹا ہے اور وہ باہر رہتا ہے، تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ اب میں چوری چھپ کے وسیم کی تصاویریں وغیرہ دیکھتی تھی، میرے دل میں اس کے لیے جذبات پیدا ہونے لگے۔ میں نے اماں ابا سے کسی کو بھی نہیں بتایا تھا کہ میں وسیم کو دیکھتی رہتی ہوں۔ ایسے جیسے ہی میرے ہاتھ میں موبائل آیا تو میں نے وسیم سے بات کرنی شروع کر دی تھی۔ وسیم کو جیسے ہی میرا پتا چلا وہ بھی مجھ سے تعلقات بڑھانے لگا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میں کیا کرنے والی ہوں، پر اس وقت میں 19 سال کی تھی، میں جوان لڑکی تھی اور مجھے یہ بھی پتا تھا کہ وسیم میرا شوہر ہے، تو میں کیسے پیچھے رہ سکتی تھی۔ یوں ہم دونوں آگے بڑھتے رہے۔ میں وسیم سے کہنے لگی کہ جب تم آؤ گے تو اماں ابا سے میری رخصتی کی بات کرنا، میں چاہتی ہوں کہ میں تمہارے ساتھ ساری زندگی گزاروں۔ جب وہ کہنے لگا کہ ایسا نہیں کر سکتا، نہ جانے ایسی کون سی غلطی ہوئی تھی کہ ابا میری ماں سے ناراض ہو گئے اور یوں ہمارا نکاح بھی بیچ میں لٹک گیا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ اگر ایسی ہی بات ہے تو تم نے مجھے طلاق کیوں نہیں دی؟ وہ خاموش ہو گیا۔ کچھ دیر بعد بولا کہ میری اماں چاہتی تھی کہ میں تمہیں کبھی نہ چھوڑوں۔ مجھے تب اپنے اماں ابا پر غصہ آنے لگا، ایسا لگتا جیسے میرے ماں باپ میرے دشمن ہو۔ اس وقت وسیم نے مجھے بتایا کہ میں پاکستان آ رہا ہوں، میری تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ پر اب میں وسیم سے کیسے ملتی؟ تبھی میں نے اپنی اسی کزن کا پھر سے سہارا لیا۔ وہ کہنے لگی کہ تم فکر مت کرو، میں تمہیں وسیم سے ملوا دوں گی۔ وسیم ایک ہوٹل میں رکا تھا، اس نے مجھے اس ہوٹل کا بتایا تھا۔ میں نے اپنی اماں کو کہا کہ میں ٹرپ پر جا رہی ہوں اور یوں میں وسیم سے ملنے اس ہوٹل میں چلی گئی تھی، پر میں کہاں جانتی تھی کہ میری زندگی اتنی بدل جائے گی۔ وسیم مجھے احساس دلانے لگا کہ دیکھو تم میری بیوی ہو، یوں اس نے مطالبہ کر لیا۔ میں کیسے پیچھے ہٹتی؟ اس وقت میں اکیلی اس کے ساتھ تھی، مجھے وحشت محسوس ہو رہی تھی جب وہ مجھے یقین دلانے لگا کہ دیکھو میں تمہارا شوہر ہوں۔ اس طرح میں نے اپنا آپ اسے سونپ دیا۔ اس وقت میرے دل میں اپنے ماں باپ شوہر ہوں اس طرح میں نے اپنا آپ اسے سونپ دیا۔ اس وقت میرے دل میں اپنے ماں باپ کے لیے نفرت تھی اور مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے وسیم کے علاوہ تو کوئی میرا اپنا نہیں۔ یوں اگلے روز جیسے ہی میں اٹھی تو وسیم نے مجھے پھر سے پیار بھری نظروں سے دیکھا اور کہنے لگا میں کچھ عرصہ بعد ہی تمہیں رخصت کر کے اپنے ساتھ لے جاؤں گا، پھر ہمارے بیچ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں اس سے ملی اور واپس آ گئی تھی۔ اب تو ایسا لگتا ہے جیسے میرا ہر دن عید کی طرح ہو گیا ہو۔ اماں ابا مجھے خوش دیکھتے تھے تو یہی کہتے تھے کہ تم اس طرح خوش رہا کرو، پر میں نے وہ راز اپنے ماں باپ کو بھی کبھی نہیں بتایا تھا۔ دن ایسے ہی گزرنے لگے۔ ایک روز ابا کے نام پر کوئی خط آیا تھا۔ اماں نے جیسی ابا سے کہا کہ اس خط میں کیا ہے تو وہ کہنے لگے کچھ بھی نہیں ہے، یوں سمجھو کہ ہماری جیت ہو گئی ہے۔ مجھے شک ہوا تھا، ابا نے وہ خط اپنی الماری میں چھپا دیا تھا اور اب میں ہر وقت موقع کی تاک میں رہتی تھی کہ کب مجھے موقع ملے اور میں وہ خط پڑھ لوں۔ ایک روز مجھے موقع مل ہی گیا۔ جیسے ہی وہ خط دیکھا تو یہ دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ وہ خط نہیں بلکہ میرا طلاق نامہ دیکھ لیا تھا۔ انہوں نے ایک دم ہی مجھ سے وہ خط کھینچ لیا تھا۔ اب وہ سمجھانے لگی، مجھے کہنے لگی کہ بیٹا ہم نے تم سے یہ سچائی چھپائی تھی کیونکہ ہم جانتے تھے کہ وسیم تمہیں طلاق دے دے گا۔ وہ تو بس تمہیں سولی پر لٹکا کر رکھ رہا تھا تاکہ یوں تمہاری کہیں اور شادی نہ ہو جائے اور تم اسی کے نام پر بیٹھی رہو۔ اگر وہ اتنا اچھا ہوتا تو آج تم اسی کے ساتھ رہ رہی ہوتی، پر میرے ذہن میں تو کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ میرے ذہن میں وہی راتیں فلم کی طرح چل رہی تھی جب میں وسیم کے ساتھ گئی تھی۔ ہماری ملن والی رات مجھ سے بھلائی ہی نہیں جا رہی تھی۔ اماں ابا تو مجھے معصوم سمجھ رہے تھے، وہ مجھ پر ترس کھا رہے تھے، مجھے گلے سے لگا رہے تھے، پر مجھے اپنا آپ چھوٹا محسوس ہو رہا تھا کہ میں نے انہیں تو دھوکہ دے دیا۔ میں نے اس لڑکے کی خاطر دھوکہ دیا تھا جس نے مجھے دھوکہ دے دیا۔ اماں ابا کہنے لگے کہ اب تم آزاد ہو، پر مجھے تو اب یہی ڈر تھا کہ کہیں میں امید سے نہ ہو جاؤں، کیونکہ میں نے وہ غلطی جو کر دی تھی جب ایک رات اچانک ہی مجھے میری کزن نے بتایا کہ وسیم تم سے ملنا چاہتا ہے۔ میں نے اپنی کزن کو کہا کہ اس سے کہو کہ میری زندگی سے دور چلا جائے۔ میں اپنے ماں باپ کہو کہ میری زندگی سے دور چلا جائے۔ میں اپنے ماں باپ کے خلاف جا کر اس کے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا، پر اس نے مجھے طلاق دے دی۔
मेरी कज़न ने मुझे बताया कि नहीं वसीम, ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था, उसने तो अपनी अम्मा के कहने पर तुम्हें तलाक दी है। उसकी अम्मा यही चाहती थी कि वो तुम्हें छोड़ दे और तुम्हें आज़ाद कर दे ताकि तुम अपनी ज़िंदगी गुजार सको। तभी दबाव में आकर उसने तुम्हें तलाक दे दी, पर उसकी अम्मा एक रोज़ दिल का दौरा पड़ने से दुनिया से चली गई। तभी वो अब तुम्हारे तक रसाई हासिल करना चाहता है। मैंने जैसे ही सुना तो मेरा वजूद हिल गया था कि मेरी फूफो मुझे छोड़कर चली गई, जबकि पाकिस्तान में किसी को भी कोई खबर ही नहीं थी। सब अपने काम में इतने मसरूफ थे। मैंने वसीम से बात करने का फैसला किया था ताकि मैं अपनी फूफो की वफात का अफसोस भी कर सकूं। यूं मैंने इजहार ताज्जुब किया। फिर वसीम बोला कि मैं तुम्हें वापस अपनाना चाहता हूं। मैंने उससे कहा कि देखो तुम ये क्या कह रहे हो। वसीम कहने लगा कि ये मुमकिन है, अगर तुमने मेरी बात मानी तभी ये मुमकिन हो सकता है। उसने मुझे एक प्लान बताया था। प्लान यही था कि जब मेरे अम्मा अब्बा मेरा फिर मैं अपने शोहर से तलाक ले लूंगी और यूं मैं वापस उसके पास जा सकती हूँ। इसी वजह से मैं ये चाहती हूँ कि अब जब मेरा निकाह हो रहा है तो इससे पहले मैं तुम्हें ये सच्चाई बता दूं, क्योंकि तुम ही मेरी मदद करोगे, तुम ही वसीम को वापस लाने में मेरा साथ दे सकते हो। मैंने जैसे ही ये बातें सुनी तो मुझे ऐसा लगा था कि जैसे एक पल को दुनिया थम सी गई हो। हरीम तो सिर्फ और सिर्फ हलाला कर रही थी, पर मैं ये सच्चाई किसी को भी नहीं बता सकता था। मैंने उस रोज हरीम को ये भी कहा था कि देखो तुम सबको ये सच्चाई पहले बतानी चाहिए थी। मेरी अम्मा का आखिर क्या कसूर था जो अपने बेटे के लिए उन्होंने इतने ख्वाब सजाए थे, और आखिर मेरा क्या कसूर था जो मैं एक अच्छा जीवन साथी हासिल करना चाहता था। हरीम शर्मिंदा हो गई कि मुझे माफ कर दो, मेरे माँ बाप को कुछ भी नहीं मालूम, उन्हें यह सच्चाई बिल्कुल मत बताना, बस तुम मुझे कैसे भी करके आज रात तलाक देकर वापस भेज देना। मैंने उसको मजीद कुछ भी ना कहा और हम दोनों का निकाह हो गया। उस रात जैसे ही हरीम ने मेरे सामने वो पेपर्स रखे थे तो मैं बहाना बनाना चाहता था। मैं चाहता था कि वो ठंडे दिमाग से सोचे, एक दफा फिर से गौर करना चाहता था। मैं चाहता था कि वो ठंडे दिमाग से सोचे, एक दफा फिर से गौर कर ले कि वो वापस वसीम के पास जाकर खुश रहेगी या नहीं। पर मैं जानता था कि हरीम बहुत जज्बाती है। तभी मैंने उससे कहा कि मैं टेरेस पर जाकर गहरी सांस लेना चाहता हूँ और फिर तुम्हें मैं तलाक भी दे दूंगा। उसने मेरी बात मान ली थी और यूं वापस आकर मैंने उससे कह दिया था कि जाओ, मैंने तुम्हें आजाद किया। तो वो बहुत ज्यादा खुश थी। वो तो मेरा शुक्रिया अदा कर रही थी। मैंने पहली दफा एक ऐसी लड़की को देखा था जिसकी जिंदगी तबाह हो रही थी और वो खुश थी। उसने अपना सूटकेस पैक किया और चली गई। मैंने अम्मा से झूठ बोल दिया था। वलीमा मुलतवी हो गया था। अम्मा कहने लगी कि मुझे हरीम के पास जाना है। बेचारी की तबीयत कितनी खराब हो गई है, मुझे भी तो देखना है कि वो ठीक तो है। अम्मा की बातें सुनकर मैं घबरा कर अम्मा को मना करने लगा कि अम्मा नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। आप अगर वहां गई तो यकीनन हरीम के अम्मा अब्बा शिकवा करेंगे। मैं खुद हरीम से मिल लेता हूँ। अम्मा ने कहा कि ठीक है। गाड़ी निकाली और ऐसे ही शहर की गलियों में घूमने फिरने लगा था और मैं जानता था कि वो अपने अम्मा अब्बा के पास नहीं गई होगी, पर मेरी सोच ने काम करना बंद कर दिया था। तभी ये सोच ना सका कि अगर उसके अम्मा अब्बा हमारे घर आ गए, उन्होंने हरीम से मिलने की बात की तो मैं क्या जवाब दूंगा। ये तो सोचते ही मेरे हाथ पांव फूल गए थे। मैंने फौरन गाड़ी दौड़ाई, वापस अपने घर आया, पर जैसे ही घर आकर मैंने हरीम के माँ बाप को देखा तो मेरे होश उड़ गए थे। अब तो मेरी अम्मा का भी यही हाल था। वो तीनों मुझे खड़े होकर घूर रहे थे। जब अम्मा मेरे पास आई और गुस्से से उन्होंने मेरे गाल पर 3-4 थप्पड़ लगा दिए। सभी अम्मा को हैरत से देख रहे थे। जबकि हरीम के माँ बाप मेरे पास आए, उसके बाप ने मेरा गिरेबान पकड़ लिया, आंखें निकाल कर कहा कि बताओ कहाँ गई है मेरी बेटी, तुमने मेरी बेटी को किधर छोड़ा है? अगर मेरी बेटी 5 मिनट में मेरे पास ना आई तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। पर इस सब में मेरी क्या गलती थी? मैं तो बीच में फजूल में पिसता जा रहा था। यही सोचकर मैंने हिम्मत की और अपने हाथ से उस शख्स का हाथ अपने गिरेबान से हटाया और फिर एक ही दम उनसे कहा कि अगर इतनी ही फिक्र है तो अपनी बेटी पर नजर रखनी थी। मेरी ये बातें सुनकर मेरी अम्मा के साथ साथ वो दोनों भी गए। वो कहने लगे ये क्या कह रहे हो, मेरी बेटी पर इल्जाम लगा रहे हो जबकि तुमने खुद ही उसे कहीं भेजा होगा। मैंने उनसे कहा कि नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया। आपकी बेटी ने तो निकाह से पहले ही मुझे सारी सच्चाई बता दी थी। मेरी अम्मा पूछने लगी कि कौन सी सच्चाई, किस सच्चाई की बात कर रहे हो? मैं अगले ही पल चीख उठा कि वही सच्चाई जो इन दोनों माँ बाप ने अपनी बेटी से भी छुपाई थी कि उसका तो निकाह पहले से ही उसके कजन के साथ हुआ था। यह सुनकर तो अम्मा की आंखें खुली की खुली रह गई, जबकि हरीम के अम्मा अब्बा नजरें झुकाए हुए थे। मुझे मौका मिल गया था तभी मैंने सारी सच्चाई अपनी अम्मा को बता दी थी। आंटी अंकल कहने लगे कि हमें माफ कर दो, पर वो लड़का मेरी बेटी को कभी भी कबूल नहीं करेगा। वो मेरी बेटी को फंसा रहा है। उसकी माँ का भी इंतकाल हो गया है, इसी वजह से ही तो वो हमसे बदला लेगा। मेरी बेटी अगर उसके पास गई तो वो फंस जाएगी, उसकी जिंदगी तबाह हो जाएगी, उससे बचा लो।
तुमने उसे तलाक क्यों दी, तुमने हमसे क्यों नहीं पूछा, एक दफा बेटी की नादानी हमें बता देते, हम तुम्हें सब सच बता देते, पर ये जो तुमने किया है अच्छा नहीं किया। अम्मा भी मेरी तरफदारी करने लगी कि ये कैसी बातें कर रही हैं, एक तो मेरे बेटे की जिंदगी खराब हो गई और ऊपर से आपको अपनी बेटी की फिक्र है। मेरा दिमाग तो चकरा रहा था, मैं थोड़ी देर और वहां पर रहता तो यकीनन मैं बेहोश हो जाता, इसलिए फौरन अपने कमरे में आ गया। अगले ही पल मेरी जेब में वही पेपर थे। मैंने जैसे ही वो पेपर देखे तो मुझे एक सुकून सा तारी हो गया था। अभी मुकम्मल सच्चाई मैंने किसी को भी नहीं बताई थी। जब अम्मा मेरे पास आई, अम्मा ने जैसे ही वो पेपर देखे तो वो खुश होकर मेरे गले लग गई थी। मुझसे कहने लगी कि मैं जानती थी कि मेरा बेटा बहुत सहीन है, वो बहुत समझदार है और समझदारी से ही मसला हल करेगा। तुमने ऐसे ही किया है, अब जाओ और अपनी बीवी को जाकर तलाश करो, इससे पहले कि वो लड़का तुम्हारी बीवी के साथ कुछ गलत करे। अम्मा की बातें सुनकर तो गुस्से से मेरी रगें फट गई थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी बीवी तो वसीम के पास जा रही है, वो ऐसे लड़के के पास जा रही है जिसने उसकी जिंदगी पहले ही तबाह कर दी थी। तभी मैंने हरीम की तलाश शुरू कर दी थी। मुझे अचानक उसकी कजन का ख्याल आया था जिसका मुझे हरीम ने बताया था। मैंने उसके अम्मा अब्बा से बात की और उसकी मदद से मैं हरीम के पास पहुंच गया था। वो एक होटल में ठहरी हुई थी, मैंने भी उसी होटल में कमरा ले लिया। मैं उस पर नजर रखता था और मैं जानता था कि वो असल सच्चाई नहीं जानती। सच्चाई तो ये थी कि उस रोज जैसे ही मैंने वो पेपर देखे तो यही सोच रहा था कि यह हरीम की नादानी है। मैं ऐसे ही उसे आजाद नहीं कर सकता क्योंकि वो नादान है। अगर वो समझदार होती तो उसके अम्मा अब्बा शुरू में ही उसको निकाह का बता देते। यकीनन वो इतनी नासमझ है। मैंने फौरन ही वो पेपर ऐसे ही अपने पास महफूज कर लिए थे और हरीम से झूठ बोला था कि हाँ मैंने तुम्हें आजाद कर दिया है और तुम चाहो अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जी लो। मैं यही सोच रहा था जब अचानक ही मेरे कमरे का दरवाजा बजने लगा। मैंने जैसे ही दरवाजा खोला तो वो सामने खड़ी मुझे गुस्से से घूर रही थी। मेरे पास आई और अगले ही पल मुझ पर झपट गई कि तुम इस होटल में क्या कर रहे हो, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। पर मेरे पास तो कुछ कहने को था ही नहीं। मैंने उससे कहा कि देखो तुम जो कर रही हो वो सही नहीं है। वसीम से मिलना छोड़ दो, तुम्हारे अम्मा अब्बा को तुम्हारी सच्चाई पता चल गई है। मैं कुछ भी ना संभाल सका। मैंने अपनी अम्मा को तो संभाल लिया था पर अपने अम्मा अब्बा को तुमने खुद ही संभाला था, लेकिन तुम तो अपना आधा काम छोड़कर ही भाग गई हो। वो कहने लगी कि मेरे अम्मा अब्बा तो बहुत परेशान हो गए, अब मैं कहाँ जाऊंगी, अगर वसीम ने भी मुझे छोड़ दिया तो मैं किधर जाऊंगी। इसकी बात पर एक पल को तो मुझे अफसोस हुआ, लेकिन फिर कहने लगा कि यही तो तुम्हारी सजा है। मैं तो चाहता हूँ कि वसीम तुम्हें छोड़ ही दे ताकि तुम्हें पता चले कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है और तुमने कितना गलत कदम उठाया है। यूं अब वो आंसू बहाने लगी, लेकिन फिर बोली कि नहीं, वो तो मुझसे बहुत प्यार करता है, वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। उसकी बातें सुनकर तो मेरा दिल टूट रहा था कि मेरी अपनी ही बीवी मेरे सामने किसी गैर मर्द का नाम ले रही है। मैंने खुद पर काफी काबू पाया था, लेकिन मैंने अगले ही पल उसे अपने कमरे से बाहर निकाल दिया और कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। मैं जानता था कि वसीम यकीनन इसी होटल में आएगा, तभी हरीम यहाँ पर रुकी है और हरीम को नहीं पता। हरीम का हर अगला प्लान बता दिया करती थी। कुछ दिन बाद मुझे उसकी कजन ने बताया था कि वसीम आ रहा है। जैसे ही मैंने ये सुना मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैं अब ज़हनी तौर पर तैयार हो गया था कि मैं हरीम को इस वसीम के चंगल से तो आजाद करवा कर रहूंगा, पर मैं नहीं चाहता था कि इससे अकेले में हरीम मिले। तभी मैं उसके कमरे में जाकर छुप गया था। वसीम जैसे ही आया तो मैं भी चौंक गया था। वो बहुत अच्छी शख्सियत का हामिल इंसान था, कोई भी लड़की उसकी दीवानी हो जाती। हरीम बहुत खुश थी। वसीम से कहने लगी कि उस लड़के ने मुझे तलाक दे दी, मैं तो उसे भी नहीं चाहती थी, वो तो तुम्हारी टक्कर का भी नहीं है, पर खुशी की बात यह है कि उसने मुझे तलाक दे दी। अब देखो मैं बिल्कुल तुम्हारी हूँ। वसीम उसकी बात पर हंसने लग गया था। वो कहने लगा कि अच्छा तो क्या उसने तुम्हें सच में तलाक दे दी है। कहने लगी कि हाँ, यकीन के साथ मैं कह सकती हूँ कि अब मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ, अब तुम मुझसे शादी कर लो। उसकी बात वसीम कहका लगाकर हंसने लगा था। वो पागलों की तरह हंस रहा था। हरीम कहने लगी कि वसीम क्या हो गया है, मैं जानती हूँ कि ये खुशी की बात है, पर तुम कुछ ज्यादा ही खुश हो रहे हो। खुश हम दोनों मिलकर होंगे और तब होंगे जब तुम मुझसे निकाह कर लोगे। वसीम कहने लगा कि तुम पागल हो, मैं तुमसे क्यों निकाह करूंगा जबकि मेरी तो अपनी फैमिली सेट है। ये सुनकर तो मेरी रूह फना हो गई थी। मैं जानता था कि हरीम की तो रूह छलनी हो गई होगी। तभी वो कांपती आवाज से कहने लगी कि वसीम क्या कह रहे हो। जब वसीम कहने लगा कि हाँ, मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी जिंदगी तबाह करनी थी। तुम्हारे अब्बा ने मेरी अम्मा की जिंदगी तबाह की थी। हमारे निकाह तो बचपन में ही हो गया था, पर उसके बाद तुम्हारे अब्बा ने मेरी अम्मा को कहीं का नहीं छोड़ा था। मेरी अम्मा को वो जमीन ही नहीं दी थी जिस पर उनका हक था। मेरी अम्मा तभी आए रोज दिल की मरीजा बनती रही। वो तो मुझे कहती थी कि इसको तलाक दे दो ताकि वो अपनी जिंदगी गुजारे, पर मैं बदले की आग में जानबूझकर तुम्हें तलाक नहीं दी ताकि तुम मेरे नाम पर ही बैठी रहो और बुढ़ी
ہو جاؤ، لیکن پھر میری اماں کی طبیعت اور زیادہ بگڑ گئی تو میں نے تمہیں طلاق دے دی، پر فیصلہ میں نے کر لیا تھا کہ اگر میری اماں کو کچھ ہو گیا تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں اور تمہاری زندگی بھی برباد کر دوں گا، اور دیکھ لو آج میں نے اس کا بدلہ بھی لے لیا، تمہاری زندگی برباد ہو گئی ہے، اب یقیناً تمہارے اماں ابا تمہیں قبول نہیں کریں گے اور اس لڑکے نے تو ویسے بھی تمہیں چھوڑ دیا۔ حریم نے جیسے ہی باتیں سنی تو ایک دم فرش پر گر گئی تھی۔ میں پردے کے پیچھے یہ سب کچھ سن رہا تھا، مجھے صاف دکھائی دے رہا تھا وسیم کمرے سے باہر نکل گیا تھا جبکہ حریم اب پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس نے اپنا آپا کھو دیا ہو، وہ اب چیخیں مار رہی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر تو مجھے افسوس ہو رہا تھا، مجھے حق تھا کہ میں اس کے پاس جاتا اور اسے سنبھال لیتا، پھر میں یہ حق کیوں نہ استعمال کرتا۔ تبھی اگلے ہی پل میں نے اپنا ہاتھ اس کے کندھے پر رکھا، ایک دم وہ کرنٹ کھا کر پیچھے کو ہوگی۔ وہ مجھے پھٹی پھٹی نگاہ سے دیکھ رہی تھی، پھر کہنے لگی کہ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ وہ چیخ رہی تھی، یہی کہہ رہی تھی کہ میں نے اپنی زندگی خود برباد کی ہے، اس نے تو میرا استعمال کیا ہے، پر میں جانتی ہوں میں نے اپنے ساتھ غلط کیا ہے، اب تو میں کہیں کی بھی نہیں رہی، مجھے کون اپنائے گا، کون مجھ سے شادی کرے گا، مجھے تو ماں باپ بھی قبول نہیں کریں گے۔ وہ چیخنے لگی جب میں نے روم کا دروازہ بند کر دیا اور حریم کے پاس آ کر بیٹھ گیا تھا۔ حریم ابھی بھی رو رہی تھی، اگلے ہی پل نہ جانے اسے کیا خیال آیا کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو، آخر تم میرے پیچھے کیوں آئے ہو، تم نے تو مجھے طلاق دے دی ہے، پھر تم میرے پاس کیوں آ گئے ہو اور یہ تم نے دروازہ کیوں بند کیا ہے؟ یہی سوچ کر وہ کھڑی ہو گئی تھی اور مجھ سے پیچھے ہٹنے لگی تھی۔ وہ بالکل دیوار کے ساتھ جا لگی تھی۔ اس کو اس حالت میں دیکھ کر مجھے غصہ آ رہا تھا، دل کر رہا تھا کہ میں اسے ساری سچائی بتا دوں، پر میں چاہتا تھا کہ اسے احساس ہو کہ اس نے کتنی بڑی غلطی کر دی ہے۔ وہ مجھے دیکھ کر ڈر رہی تھی، اس کی آنکھوں کا ڈر میں بھانپ رہا تھا۔ تبھی اس کے قریب بڑھنے لگا جب وہ مجھے دور ہٹانے لگی اور کہنے لگی کہ دیکھو خبردار جو تم نے میرے ساتھ زبردستی کی، ورنہ میں ہوٹل کے مینیجر کو کال کر دوں گی۔ میں اس کے تاثرات کو غور سے دیکھ رہا تھا جب اگلے ہی پل میں نے اپنی جیب سے وہ کاغذ نکالا اور اس کے سامنے لہرانے لگا۔ وہ کہنے لگی کہ ہاں میں جانتی ہوں تم نے مجھے طلاق دے دی ہے، پر یہ پیپرز بار بار نکال کر مجھے کیا ثابت کرنا چاہتے ہو، کیا جتا رہے ہو، میری ہار کا تماشا دیکھنے آئے ہو؟ میں نے اس سے کہا اسے غور سے دیکھو، تم نے اس پیپر کو غور سے نہیں دیکھا۔ حریم کی نظر اس دستخط والی جگہ پر گئی تو اس کے ہوش اڑ گئے تھے۔ حریم کی نظر اس دستخط والی جگہ پر گئی تو اس کے ہوش اڑ گئے تھے۔ وہ مجھے نہ سمجھی کہ عالی میں دیکھنے لگی تھی، اس نے کب سوچا ہوگا کہ اس کو کوئی بچا بھی سکے گا۔ اسے تو یہی لگ رہا تھا کہ اب اس کی زندگی تباہ ہو گئی ہے۔ وہ ٹوٹے ٹوٹے الفاظ میں کہنے لگے کہ اس کا مطلب یہی ہے کہ تم نے مجھے نہیں چھوڑا تھا، تم نے مجھے طلاق نہیں دی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ ہاں اس روز میں جان گیا تھا کہ تم بہت جذباتی لڑکی ہو اور تم نادان ہو، جب تم نے مجھے اپنی سچائی بتائی تھی تو میں تب ہی جان گیا تھا، کیونکہ جس لڑکی کے ماں باپ نے اس کو یہ سچائی نہیں بتائی کہ اس کا نکاح بچپن میں ہو گیا تھا تو یقیناً وہ لڑکی نادان ہی ہے۔ تبھی میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں تمہاری زندگی برباد نہیں کر سکتا، اسی وجہ سے میں نے تمہیں طلاق نہیں دی تھی، پر میں یہ بھی جانتا تھا کہ تم اپنے ارادے سے بالکل نہیں ہٹو گی اور مقام ضرور پاؤ گی جس کا تمہیں جنون ہے، اس لیے میں نے تم سے یہ جھوٹ بولا کہ جاؤ تم آزاد ہو، میں نے تمہیں طلاق دے دی ہے، اور وہی ہوا تھا۔ تم نے جیسے ہی یہ سنا تو تم نے فوراً سامان باندھا اور جانے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ اس کے کچھ دیر بعد ہی تمہارے اماں ابا میرے پاس آئے تھے، میں نے ان کو نہیں ہے، جاؤ جا کر اسے بچاؤ۔ میری ماں نے بھی مجھے کہا کہ ابھی بھی وہ تمہاری بیوی ہے۔ جیسے مجھے یہ خیال آیا تو میں نے فوراً ہی تمہاری کزن سے مدد لی، کیونکہ تم نے ہی تو کہا تھا کہ تمہاری کزن نے ہی تمہاری بہت مدد کی ہے۔ میں جان گیا تھا کہ تم اس وقت بھی اپنی کزن سے ہی مدد لوگی، کیونکہ میں نے اس سے کہا وہ مجھے تمہاری ہر رپورٹ دیتی رہے، اس طرح مجھے تمہارے گھنٹے گھنٹے کی خبریں ملتی تھی اور یوں میں تم تک پہنچ ہی گیا، پر میں یہ برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ تم وسیم کے ساتھ ایک کمرے میں ملو، تبھی میں یہاں پردے کے پیچھے چھپ گیا تھا تاکہ میں تم دونوں پر نظر رکھ سکوں۔ میں نے ساری سچائی سن لی، وسیم نے تمہیں دھوکہ دے دیا ہے، وہ سالوں پہلے والی دشمنی کا بدلہ اس نے تمہاری زندگی برباد کر کے تمہارے اماں ابا سے لیا ہے۔ تم فکر مت کرو، کیونکہ میں نے تمہیں طلاق ہی نہیں دی، تم ابھی بھی میری بیوی ہو۔ میں تمہیں سچائی پہلے نہیں بتانا چاہتا تھا کیونکہ میں چاہتا تھا کہ تمہیں تھوڑا احساس ہو کہ تم کس راستے پر نکل گئی تھی، اور اب میں جان گیا ہوں کہ تمہیں پتہ چل گیا ہے کہ وہ تمہارے لیے بالکل بھی اچھا لڑکا نہیں تھا۔ حریم نے جیسے ہی میری بات سنی تو فوراً میرے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، پر اب تو مجھ پر سے تمہارا اعتبار ہی اٹھ گیا ہوگا، لیکن پلیز اماں ابا کو یہ سب مت بتانا، انہیں بس یہی بتانا کہ میں وسیم کے پاس نہیں گئی، کیونکہ اگر انہیں یہ پتا چل گیا تو ان کا دل ٹوٹ جائے گا۔ میں نے اس سے وعدہ کر لیا اور یوں ہم دونوں واپس آ گئے تھے، اس کے اماں ابا نے اسے معاف کر دیا تھا اور یوں اگلے ہی دن ہم نے ولیمہ رکھ لیا تھا۔ حریم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اب وہ زندگی بھر صرف میری بن کر رہے گی، مجھے بھی اور کیا چاہیے تھا، میں نے بھی اسے معاف کر دیا تھا، اب اسے اس کی غلطی کا سبق مل گیا تھا جو اس نے کی تھی۔